झुग्गी में उसका भूखा परिवार उसके आने की राह देख रहा था। कल सूरज और रोशनी की स्कूल की फीस भरनी है, 5 महीने से नहीं भरी है। रोशनी बता रही थी कि प्रिंसिपल ने कहा है अगर कल फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। शांति अपने पति रमेश से कह रही थी। रमेश गरीब मजदूर है जो दिन में मजदूरी करता है और शाम को एक होटल में साफ सफाई का काम करता है। उसकी पत्नी शांति भी छोटे मोटे काम कर लेती है जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा था, लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य सुधारना चाहते थे। रमेश यह कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी बड़े होकर मजदूरी करें, लोगों की गालियां खाएं और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर अपनी हड्डियों को तोड़ना पड़ेगा। फिर भी किसी दिन खाने को नसीब होगा या किसी दिन भूखे पेट सोना पड़ेगा। रमेश की हालत पहले ऐसे नहीं थी। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। कोरोना की महामारी में उसका ऑटो का काम बंद हो गया। रोज कमाने खाने वाला आदमी कितने दिनों बैठकर खा सकता है या कितने दिनों की जमा पूंजी रख सकता है। जो भी था सब खत्म हो गया। अंत में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसने अपने रोजी रोटी का एकमात्र सहारा अपना ऑटो भी बेचना पड़ा। जब हालात में कुछ सुधार हुए तो सोचा कि बड़े शहर में जाकर कुछ दिन मेहनत मजदूरी करके फिर से कुछ पैसे जोड़कर ऑटो ले लूं तो सब ठीक हो जाए। यही सोचकर रमेश शहर आ गया अपने परिवार के साथ। रोज सुबह हजारों मजदूरों के साथ चौराहे पर खड़ा हो जाता कि कोई काम मिल जाए, लेकिन मजदूर को रोज काम और भरपेट भोजन मिले इस बात की तो कोई गारंटी होती नहीं। वही रमेश के साथ भी होता। किसी दिन काम मिलता, किसी दिन नहीं मिलता। रोज शाम उसके घर आने का इंतजार होता कि शाम को रमेश घर आएगा, कुछ कमा कर तो घर का चूल्हा जलेगा, नहीं तो पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इसी तरह धीरे धीरे सब चल रहा था। रमेश दिन में तो काम मिलने पर मजदूरी करता, लेकिन मजदूरी के पैसों से वह अपने बच्चों और परिवार का पेट भरता या उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता। इसलिए उसने शाम के 6 बजे से रात 2 बजे तक एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। बच्चे भी पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। समय कट रहा था कि ठंडी की एक ठिठुरती रात थी। एक पुराने से कंबल में रमेश सिर से मुंह तक छिपाए ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सारे शरीर में बर्फ जम गई है। इतनी ठंडी तो उसे कभी नहीं लगी, फिर आज क्यों? उसने शांति से कहा, शांति आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है क्या? शांति बोली, जी ठंड तो है, लेकिन कल भी तो ऐसी ही ठंड थी। छोटी सी जगह में आग भी तो जलाने में डर लगता है, नहीं तो थोड़ी गर्माहट तो मिलती। देखती हूँ कुछ और है क्या ओढ़ने के लिए। शांति ने एक पुरानी सी चादर लाकर रमेश के ऊपर डाल दी। लो, ये एक चादर रखी थी, ओढ़ लो, ठंड कुछ कम हो जाएगी। शांति जब रमेश को चादर ओढ़ाने लगी तो उसे लगा कि रमेश कांप रहा है। उसने रमेश को छूकर देखा तो उसका बदन तेज बुखार से तप रहा था। शांति बोली, तुम्हें तो तेज बुखार है, शरीर तो बुखार से एकदम भट्टी की तरह तप रहा है, इसलिए इतनी ठंड लग रही है। रात के 2 बज रहे हैं, इस समय कहाँ दवा मिलेगी, क्या करूं? देखती हूँ थोड़ी दूर पर जो एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर गेट के बाहर गार्ड साहब बैठते हैं। सुना है वो बहुत अच्छे हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। शांति भागती हुई उस बिल्डिंग के पास गई जहाँ गार्ड हाउस था, लेकिन वहाँ गार्ड साहब नहीं थे। उसने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला। उसने देखा गार्ड ने आग जला रखी थी। उसे लगा थोड़ी सी आग यहाँ से ले चलूँ तो शायद कुछ गर्माहट मिले। उसने वहाँ से एक पुराने टीन के डिब्बे के सहारे थोड़ी सी आग ले ली और अपनी झुग्गी में आकर रमेश के पास रख दी।
बुखार इतना तेज था कि रमेश जैसे अचेत सा पड़ा था। शांति ने आसपास की झुग्गी में रहने वालों से मदद मांगी, लेकिन सब यही कहते इस समय कुछ नहीं हो सकता, सुबह होने दो, तभी कोई दवाखाना खुलने पर कुछ हो सकता है। बड़े अस्पतालों में तो हमें दरवाजे से ही भगा देंगे। किसी तरह बड़ी मुश्किल से रात बीती। पड़ोसियों की मदद से रमेश को दवाखाने ले गए और दवा मिली। दवा से बुखार कम हो गया, लेकिन रमेश काम पर जाने की हालत में नहीं था। 5 दिन हो गए थे, इसी तरह बुखार चढ़ता उतरता रहा। खाली पेट दवा भी क्या असर करती। रमेश के काम पर ना जाने से खाने पीने की भी दिक्कत बढ़ गई। किसी तरह तो 2-3 दिन बीत गए। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बच्चों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। परेशान थे, लेकिन घर की हालत देखकर कुछ कहते नहीं थे। आज 1 जनवरी की रात थी। चारों ओर नए वर्ष की धूम थी। इतनी ठंड होने के बाद भी बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ और हलचल थी। रमेश से अपने बच्चों की हालत देखी नहीं गई। उसने शांति से कहा, शांति, 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। हमारी बात और है, हम सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। मैं होटल जा रहा हूँ, आज वहाँ भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होगी, पैसे भी मिल जाएंगे और खाने को भी कुछ मिल जाएगा। शांति बोली, लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। ऐसी हालत में ठंड में कहाँ काम पर जाने की बात कर रहे हो? बुखार भी अभी है, मत जाओ बाहर इतनी ठंड में। रमेश बोला, बुखार से मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपने भूखे बच्चों के चेहरे को देखकर होती है। तुम बच्चों को संभालो, मैं आता हूँ। शांति बोली, लेकिन मेरी बात तो सुनो, बुखार थोड़ा कम हो जाए तब चले जाना। सूरज और रोशनी दोनों बच्चे वहीं एक कोने में बैठे थे। सूरज ने इस हालत में जब अपने पिता को जाते देखा तो उस नन्हे बच्चे से रहा नहीं गया। वह दौड़कर रमेश से लिपट गया और बोला, पापा, बुखार में बाहर मत जाओ। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम खाना खा लेंगे। मुझे अभी भूख नहीं है पापा, तुम बस बाहर मत जाओ। बच्चे की बात सुनकर रमेश अपने आंसू नहीं रोक पाया और बोला, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम माँ और रोशनी दीदी के साथ घर पर रहो। बाहर बहुत ठंड है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? रमेश ने बच्चे को समझाया और होटल के लिए निकल गया। उसे होटल का रास्ता जैसे मीलों लग रहा था। बुखार और कमजोरी की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह होटल पहुंचा। वहां सेठ जी के पास पहुंचते ही पहले उसे डांट खानी पड़ी। सेठ ने कहा, उसने दूसरा आदमी रख लिया है, तुम जा सकते हो। रमेश के बहुत मिन्नत करने और गिड़गिड़ाने पर सेठ ने उसे वापस काम पर रख लिया। होटल में ज़्यादा ग्राहकों के आने से काम भी ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए आदमी की आवश्यकता तो थी ही। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर वापस रख लेता हूँ। आज साफ सफाई का काम बाद में होगा, भीड़ ज़्यादा है तो जाकर रसोई में तंदूर वाले की मदद करो, वह अकेला है और संभाल भी नहीं पा रहा। रमेश ने सेठ जी का धन्यवाद किया और जल्दी से रसोई में पहुंच गया। तंदूर के पास एक आदमी जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा थे और वो अकेला परेशान हो गया था। तभी रमेश उसके पास पहुंचा और बोला, भैया, सेठ जी ने आपकी मदद करने के लिए कहा है। तंदूर पर काम करते उस आदमी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, अरे रमेश, तुम, बड़ा अच्छा हुआ आ गए, बहुत मदद मिल जाएगी। आज फिर भीड़ भी तो ज़्यादा है और ज़्यादा ग्राहक होने से कमाई भी अच्छी हो जाती है। चलो अब मेरी मदद में लग जाओ। रमेश ने तुरंत अपनी सदरी एक तरफ रखी और काम में लग गया। थोड़ी देर बाद तंदूर पर पहले से काम कर रहे उस आदमी ने कहा, रमेश भाई, तुम फटाफट रोटियां तंदूर में लगा दो, मैं ज़रा बाथरूम से अभी आता हूँ। रमेश भी तेजी तेजी हाथ चलाने लगा, क्योंकि ऑर्डर की लाइन लगी थी। एक तो तेज बुखार और 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से उसे
अचानक से सिर में जोर से चक्कर आ गया और वह तंदूर पर रोटियां लगाते लगाते गिर पड़ा। उसे इस तरह गिरा देखकर वहां काम कर रहे लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यमराज तंदूर का रूप धारण कर उसके प्राणों का हरण कर चुके थे। चारों तरफ अचानक से डर और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सेठ जी ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को खबर की और रमेश को अस्पताल ले गए, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि रमेश तो पहले ही अपने प्राण गंवा चुका था। अपनी सारी परेशानियों और कष्टों से मुक्त होकर वह इस संसार से विदा ले चुका था। लेकिन वहाँ झुग्गी में उसका भूखा परिवार उसके आने की राह देख रहा था। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।